बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल इंसान इल्ला मा सआ। स्टार्ट करते हैं। हम हाफिज मोहम्मद अहमद अवान साहब तशरीफ फरमा है। मैंने इनका इंट्रोडक्शन आपको भेज दिया था, ज़्यादा बात की जरूरत नहीं है। आज हमारा जो टॉपिक था बेसिकली डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन थे कि आज हमने करते हैं जो हमारे इंटरव्यू में क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे। ये माशाल्लाह प्रोफेशनल भी हैं और तजर्बाकार भी हैं, बड़े टैलेंटेड इंसान हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो अनफॉर्चुनेटली कम लोग आए, टेस्ट की वजह भी है, कुछ नेग्लिजेंसी भी है, आप लोग करते हैं। मैंने कहा था कि आप लोग, चूँकि हमने डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो जिस तरह पीपीएससी में आप जब इंटरव्यू आपका होगा वो लाजमी आपको जो कॉल लेटर भेजेगा उसमें लिखा होगा कि 1 या 2 सेट आपने टेस्टेड फोटोकॉपीज अपने जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं या डिप्लोमास हैं उनकी लेकर आनी है। तो वो आपको लेकर जानी होगी, लेकिन वो चूँकि पीपीएससी कहेगा तो आप लेकर जाएंगे। हमने कहा तो आपने इग्नोर किया। मेरा ख्याल है हो सकता है कोई एक आध बंदा लेकर आया हो, वो भी ना लेकर आया हो। तो अब हमने कैसे आपसे क्वेश्चन करने हैं। नेग्लिजेंसी में आपको ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह कहता है कि मैं गाफिल दिलों की दुआएं भी कबूल नहीं करता। तो आप समझते हैं शायद ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, कोई मसला नहीं है, साहब ने कर कह दिया और हमने उस पर उसको ऐसे स्क्रॉल करके गुजार दिया, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज़ें काउंटेबल हैं और गिनी जा रही होती हैं और इन पे अमल किया जा रहा होता है कुदरत की तरफ से, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता। वैसे मैं बताता रहता हूँ आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई खैर उसका असर नहीं होता, अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ रहा होता है आपकी ज़िंदगियों पे। ठीक है, ये माइंड में रख लें बात। ठीक है जी, मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम सबको बुलाऊंगा, ये आपको गाइड भी करेंगे इंटरव्यू के वाले से। खास तौर पे डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो क्या कौन से क्वेश्चन होंगे, किस तरह होंगे, और उनका आपको जो खातर का जवाब है, रिप्लाईज है आपकी तरफ से जो आना है या आएगा, वो किस तरह देना चाहिए, क्या बनता है, और जो बेहतर जो जवाब है वो कौन सा हो सकता है, किस तरह वो आपको देना चाहिए, वो आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें ना हम एक ओवरव्यू लेते हैं पहले। जिस तरह बताया, मेरा नाम मोहम्मद अहमद अवान है। मैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और हमारा बेसिक पर्पस जो आज के सेशन का है कि इसको ट्रीट करें, हमने एक ओवरव्यू लेना है आपका। किन बच्चों का जो है टेस्ट क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू की डेट को आपके टेस्ट क्लियर हो चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं कि बीपीएससी जब कोई भी पोस्ट अनाउंस करते हैं तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या बेसिक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फोकस होगा एजुकेशन पे। उसके बाद हम एक ओवरव्यू लेने हैं पहले कि क्या बीपीएससी का है रूल, किस तरह इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और उसके अंदर फिर हम इंटरव्यू, जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है फिर हम इंटरव्यू पे आएंगे और उसके बाद हम स्पेसिफिकली आपकी एजुकेशन रिलेटेड चीजों पे फोकस करेंगे। जब भी बीपीएससी की जॉब अनाउंस करते हैं ना, तो आपने देखा होगा उसके सेक्शन बने होते हैं। उन सेक्शन में क्या होता है आप बताएं। नहीं, बीपीएससी की एक जॉब अनाउंस हुई है असिस्टेंट की, तो उसमें क्या क्या लिखा होगा। ये असिस्टेंट का है, ये असिस्टेंट है, ये BS16 है। इधर क्या लिखा होगा, एज लिखी होगी और क्वालिफिकेशन लिखी होगी, नंबर ऑफ पोस्ट इधर आ जाती है। ये इधर एक क्वालिफिकेशन लिखी होती है, उसमें बताया होता है क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इधर लिखा होता है कि आपका पेपर जो है वो किस का होगा, उसका सिलेबस क्या है, ये इधर लिखा होता है। तो जो बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने फोकस करना होता है ना, वो इस एरिया पे करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिक्वायरमेंट्स तो मीट करनी है, आपकी एज भी है, आपने क्वालिफाई भी करते हैं, आपने अप्लाई करना है, तो आप सिलेबस पे फोकस करते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। आप सिलेबस को देखते हैं उसमें क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम इस असिस्टेंट का पेपर देखते हैं तो उसमें
जीके कितने नंबर का है? 10 मार्क्स का है। उसमें जनरल साइंस 10 मार्क्स की है और पार्ट स्टडीज आ गई 10 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स, मैथ, कंप्यूटर और जियोग्राफी आ गई। यानी फॉर एग्जांपल हम इस चीज को देखें, जब आप ये सारे, आपका अगर स्टेनो असिस्टेंट की भी कोई है इधर या टेस्ट देना है तो उसको मिक्स कर लेते हैं, स्टेनो और असिस्टेंट। आप आगे साहब में बताइएगा क्योंकि मुझे इसका स्टेनो का ज़्यादा आइडिया नहीं है। स्टेनो के लिए तो आपको शॉर्ट हैंड का अलहदा 70 स्पीड होती है, 70 स्पीड, और उसके बाद आपका कोई टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग, प्रोफिशिएंसी होती उसमें एमसीक्यूज नहीं होते। नहीं नहीं होते। तो अभी हम दोनों देखेंगे, स्टेनो को और दोनों को देखेंगे, क्योंकि स्टेनो तो बिल्कुल आप उसमें तो सिलेबस नहीं होगा, वो तो आपको सिर्फ एग्जाम जो भी है प्रिपरेशन देंगे आपको बिल्कुल। जब आपने एक बीपीएससी का स्टेनो का तो आपने क्लियर कर लिया, तो आप इंटरव्यू पे उसके बाद में आएंगे। जीके आपने जब आपने प्रिपेयर करना है ना कोई भी एग्जाम इन फ्यूचर व्यूज के बारे से हम बात कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले सिलेबस को देखना है और डिवाइड कर लेना है उस सिलेबस को अकॉर्डिंग टू मेंशन इन द बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट। यानी बच्चे करते क्या हैं, वो पजल हो जाते हैं, वो कहते हैं हम क्या बुक लें, कोई किसी वेबसाइट पे जाएं, किसी मेंटोर के पास जाएं, हमें बताया जाए हम तैयारी किस तरह करें बीपीएससी की 17 की 16 ग्रेड। तो उसका सबसे बड़ा और आसान जो हल है ना वो यही है कि आप सिलेबस लें और उसको डिवाइड करें, उसके लिहाज से तैयारी करें। यानी अगर हमारे पास 1 मंथ है, 1 मंथ बाद हमारा पेपर है, तो हमने जीके के 10 नंबर्स की तैयारी करनी है। ये नहीं है कि हम जीके को ही लेके 7 दिन उस पर लगे रहें, फिर उसके बाद 10 दिन हम या 15 दिन हम पार्ट स्टडीज पे लगा लें, 20 दिन इंग्लिश पे लगा लें, हमारे पास बाकी जो कंटेंट है उसको कवर करने के लिए टाइम नहीं होगा। तो एक जनरल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कोई भी पेपर एफपीएससी का, बीपीएससी का, एनटीएस का जो भी आता है, आप उसका सिलेबस लें, उसको डिवाइड करें फर्दर कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं, क्या वो हमसे पूछना चाह रहे हैं, उस लिहाज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आपने प्रिपरेशन कर ली, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दे दी, अब आपका इंटरव्यू का सेशन आ रहा है। जनरल इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, इंटरव्यू में ना आपकी ड्रेसिंग मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ड्रेसिंग को। ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। क्या क्या आपका इंटरव्यू है, तो आप क्या ड्रेस करके जाएंगे, किस तरह के कपड़े पहन के जाएंगे? फॉर्मल कोई चीज होती है, फॉर्मल ड्रेस। आपका है इंटरव्यू, तो आप कैसे तैयार होके जाएंगे? ठीक, यानी हमने फॉर्मल जो भी आपने कपड़े पहने हैं वो फॉर्मल हो। फॉर्मल एक आप लोग गूगल भी कर सकते हैं कि फॉर्मल ड्रेस फॉर इंटरव्यू क्या है, उसमें वो आपको तमाम चीजें बता देगा। आपकी टाई किस कलर की हो, शर्ट किस कलर की हो, कोट आपके शूज मैच करते हो, ये ना हो आपने पैंट पहनी है नीचे जॉगर वगैरह इस तरह की कुछ चीज की हुई है, कॉम्बिनेशन में आया होगा। तो वो पहले भी हम डिस्कस करते रहते हैं सर के साथ कि देखें आप अभी एंटर हुए और आपने अपनी अपीयरेंस से ही एक पॉजिटिव जेस्चर देना है अपने इंटरव्यूअर को कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है। फॉर्मल जो लेडीज जो है, यानी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो अपना फॉर्मल सर्च करें कि वो क्या बीपीएससी कहता है कि आपने किस तरह की करनी है, उस तरह से आप तैयार होके जाएं। जो बॉयज है उनका 2 फॉर्मल कोड है, आप या तो शलवार की साथ वेस्ट कोट और या फिर आप सूट पहन के जाएंगे। उसमें आपने फर्दर उसमें देखना है कि सूट अगर मैंने पहना है तो उसकी शर्ट, टाई और मेरी सॉक्स और मेरे शूज किस कलर के होंगे। ये पहला हमारा लेक्चर था, हमने बता दिया था, ये बता दिया हमको सारा ठीक। अब ये आपने एक फॉर्मल तैयारी कर ली। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब वो इस तरह की आपका किसी का बीपीएससी का इंटरव्यू हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है और आपका भी हुआ है बीपीएससी का इंटरव्यू। इस तरह की एक चेयर पड़ी हुई है, ये जो ये वो है, यहाँ पे 5-6 जो इंटरव्यू है वो बैठे हैं। इंटरव्यू जो होता है ना उसमें कंपोजिशन का भी हमें ज़हन में रखना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब इंटरव्यू
जो पैनल बनता है ना इंटरव्यू का, वो किस तरह बनता है? उसमें रैप होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रैप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपीएससी। ये एक या दो मेंबर्स होंगे पीपीएससी। डिपार्टमेंट का रेप होगा, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये एक या दो बंदे होंगे, 2 और 1। एसएनजी जो आपका डिपार्टमेंट शो करता है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसका डिपार्टमेंट। आप पीएनडी के लिए अप्लाई करते हैं, पीएनडी का रैप आएगा, उसमें एक दो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। आप एसएनजीडी के लिए किसी भी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आता है। उसके बाद साइकोट्रिस्ट या फिर इसको और क्या साइकोट्रिस्ट होता है, एडवाइजर या वैसे आप ओवरऑल ऑब्जर्वर जो आप कह रहे हैं, ये आपके ओवरऑल हरकतों सकनात को देख रहा होता है कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं एक प्रेशर एनवायरनमेंट में। ये एक ही होगा। आपने इन तीन आदमियों के लिहाज से अपना माइंड बनाना है कि मुझे 3-4 लोगों ने जज करना है। एक बीपीएससी का वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होगा जिसने अपनी पूरी लाइफ सर्व की हुई है, 30-40 ईयर्स एक सर्विस में रहा है, वो आपको देख रहा है। दूसरा डिपार्टमेंट के जो 18-19 या 20 ग्रेड के कोई ऑफिसर है वो आपको जज कर रहे हैं, और दूसरा आपका साइकोट्रिस्ट है या ऑब्जर्वर है जो आपको देख रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन, आपने ये चेयर पड़ी है, आप आए और आपने जाते साथ बैठना नहीं है चेयर पे, ये एंट्रेंस है, वहाँ पैनल बैठा हुआ है, आप आए, आप इधर खड़े हो गए अपनी डिग्री से जो आपकी हैं, आपने वो आपको खुद कहेंगे कि सर आप बैठें, या उनसे आप पूछ लें कि सर मेरा ही सिट, तो वो आपको बता दें कि आप बैठे। आपने खुद जाके नहीं बैठना, ये इंप्रेशन सही नहीं जाएगा कि आप बगैर इजाजत के काम कर रहे हैं। जब आप बैठ के सीट पे तो आपने कुछ स्टार्ट नहीं करना, ना आपने नर्वस होना है, ना आपने कुछ इस तरह की हरकत करनी है, पेन या पेंसिल या कोई चेयर को बजाना है, पाँव को टैपिंग नहीं करनी है आपने, और क्रॉस नहीं बैठना आपने। जिस तरह आप बैठे ना क्रॉस, ये है कि आप थोड़ा पावर का इजहार कर रहे हैं कि भाई मेरे पास है, जिस तरह आप साथ बैठे हैं। इस तरह नहीं आप बैठे, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट उस तरह आप बैठेंगे ताकि, और आपके हैंड जेस्चर बिल्कुल इस तरह हो, आपको एक बैठ के दिखा देते हैं। ये आप गए, आप इस तरह आपने इधर इस तरह करके बैठे, अब आप स्ट्रेट हैं, जो भी इंटरव्यू पैनल है उसके सामने आप देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोई कुछ। अब जो चेयर है ना, चेयर जो होगा वो ये बीपीएससी का मेंबर होगा, वो दरमियान में होगा, बाकी उसके इर्द गिर्द पैनल बैठे होंगे। तो वो चेयर को आपकी डायरेक्शन, जो अपना आई कॉन्टेक्ट है वो आपने चेयर के साथ करना है, और वो आपको कहेंगे कि हाँ भाई बैठे हैं, आपको कुछ पानी आपको चाहिए, कुछ इस तरह की चीज, वो आप कहेंगे थैंक यू सर। उसके बाद वो कहेंगे कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। मेरे आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आपने नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं है कि कुछ मुझे इस तरह का हो रहा है। आप जब बोल रहे हैं आप क्लियर बात कर रहे हैं उनसे, आपको इस तरह की हरकत नहीं हो रही कि आवाज कब आ रही है आपकी, या टैपिंग, या जो आपको मैंने चीजें बताई इस तरह की हरकत नहीं करनी कि उसको नेगेटिव असर ना जाए कि ये बच्चा कंफ्यूज हो गया या इसने एक प्रेशर हैंडल नहीं किया। आप बैठे, उन्होंने इंट्रोड्यूस, आपने पहले बीपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आपने कैसे इंट्रोडक्शन करवाया था? उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने डिग्री अपने पास रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप बना दो, मैंने कहा जी आपने इंटर किया था इस टाइम में, तो कितना गैप, मैंने बताया था कि मैंने मास्टर्स बैचलर या अच्छा, ये वेरी करेगा, यानी क्रॉस द स्टूडेंट या इंटरव्यू पैनल डिफरेंट बने होते हैं। अगर 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो वो डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं, यानी डिफरेंट मेंबर्स के पास आपकी फाइल जाएगी। तो आप आपसे किसी भी तरह का स्टार्ट हो सकता है, किसी को वो ज्यादा टाइम देंगे, किसी से 5 मिनट इंटरव्यू होगा, किसी से 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है ना, वो आप इनको ये नहीं समझना कि इनसे मेरी कोई चीज मख्फी है। जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं ना, वो एक नजर देखते हैं, पहचान लेते हैं इसमें कितना कैलिबर है, ये किस लेवल का है, उसमें माइंड की कितनी ग्रोथ है, माइंड सेट कैसा है इसका। तो आपने कभी भी उनको ये तासुब नहीं देना कि मैं कोई
जीनियस हूँ या मैं कुछ इस तरह की टॉप चीज हूँ, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल अपनी पोस्चर में रहना है कि आप जो है वो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन आपको यही होता है कि आप थोड़ा लिख लें अपने बारे में कि आपका नाम क्या है, और इंट्रोडक्शन आपका ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। उसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए बताया कि ये बात नहीं, आप हम रहते हैं। इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया अपना, उसके बाद आप आपसे वो सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। अच्छा, सब्जेक्ट रिलेटेड ये ना एक मेन यानी दरमियान है, किसी मिड पॉइंट है आपके इंटरव्यू पर। इंट्रोडक्शन हो गई आपका, उसके बाद वो आपकी देखते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होते हैं पीपीएससी में, वो आपको देखते हैं। ये डिफरेंट होगा हर एक स्टूडेंट का, उसके बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड। आपने क्या इंटर में क्या किया? कॉमर्स की है आपने? आपने जाते हैं आप भी। या वैसे क्या मैंने एफए किया? वो सिंपल एफए किया। एफए आ गया, आईकॉम आ गया और आईसीएस आ गया। तीन डिफरेंट बैकग्राउंड आपके आ गए। आपने क्या किया? प्री इंजीनियरिंग है, देखें ना आप, आईसीएस भी है, प्री इंजीनियरिंग भी है, प्री मेडिकल भी है। किसी प्री मेडिकल किया हो? प्री मेडिकल, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप हर इंडिविजुअल ने खुद तैयार करने हैं। मैं कोई जनरल यही बताऊंगा कि वो यही पूछेंगे, वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड पूछेंगे कि जो आपने मैट्रिक में या एफएससी में किया हुआ है ना, 10th ग्रेड और 12th में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका आइडिया आपको लाजमी होना चाहिए। जिस तरह कॉमर्स पढ़ी है तो आपको कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं, नहीं देखिए ये आपने वहां भूलना नहीं है ना। अगर आप भूल नहीं है वो तो बाई चांस और है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। आईकॉम, अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग के होंगे आपके, तो इकोनॉमिक्स है, बेसिक अकाउंटिंग के उन्होंने लेजर वगैरह अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने ये अपनी 9th 10th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हर कोई पढ़ता है 9th 10th में जो साइंस में पढ़ते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक आने चाहिए। मतलब सबने 9th 10th की एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? किस किस को पता है कि एसिड और बेस में क्या फर्क है? एसिड में पॉजिटिव चार्ज होगा और बेस पे नेगेटिव। एक एसिड पे जो है पॉजिटिव चार्ज और बेस पे नेगेटिव चार्ज। क्यों होता है ये? तो आपसे तो पूछ रहे एसिड और बेस में फर्क क्या है। जो आपने क्वेश्चन का आंसर देना है ना, पूरे अपने यानी जितना आपको नॉलेज है उसके वसूल कंप्यूटर क्वेश्चन आपसे होगा। जो भी आप बताएंगे ना वो लेट यू गो नहीं करेंगे कि बस ठीक है आपने बता दिया वो आगे जाएंगे। वो पूछेंगे कि इसकी रीजन क्या है। आपने कहा कि एसिड पे पॉजिटिव है बेस पे नेगेटिव है, क्यों है? हाँ जी बताएं आप। एसिड इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, बेस एक्सेप्ट कर रहा होता है। हाँ, तो आपको उसको फर्दर बताना है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को एसिड बेस तब कहेंगे जब उसको वाटर में डिसॉल्व करें, तो वो अगर H आयन दे रहा है तो वो एसिड होगा और OH आयन दे रहा है तो वो बेस होगा। ये आपने रीजन बताई, क्लोज हो गया क्वेश्चन। मैंने ठीक है, इसको प्रॉपर नॉलेज है। न्यूटन के अगर वो लॉ पूछे अगर आपसे, आपने साइंस पढ़ी है क्या, कितने लॉज हैं, कौन कौन से? देखिए आप उसको रिवाइज करना है। मैं आपको एक बात क्लियर होगी तमाम को कि जो आपके मैट्रिक में और एसएससी में सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको रिवाइज करके जाना है अलॉन्ग विद योर अदर क्वेश्चन। जो आप कंप्यूटर से रिलेटेड है वो उसके साथ रहता होंगे, जो आपसे शॉर्ट हैंड के क्वेश्चन है वो रहते हैं। सब्जेक्ट में आपने अपने जो भी आपकी डिग्री है इनमें से आपने अपने उसमें मैट्रिक और एफएससी या आईकॉम जो की है उसको रिवाइज करके जाना है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लिए,
जिन लड़कों ने एफएससी इंजीनियरिंग की हुई है उस सर भी आप इस फील्ड में कैसे हैं मतलब उस पे ही लगाएंगे। नहीं, आपने एमएससी प्री इंजीनियरिंग की है? जी प्री इंजीनियरिंग की है तो आप किस फील्ड में क्यों आए हैं? यस तो बताइए क्यों आए हैं, आप क्या कहेंगे? बेसिकली जैसा मैं कह सकता हूँ मुझे बात है थोड़ा तो इसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है किसमें? इस कोर्स में इस शॉर्ट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज? टू गेट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं उसमें प्रोग्रेस के मैट्रिक्स ज़्यादा है किस हवाले से प्रोग्रेस? प्रमोशन जल्दी होती है। यस बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं टाइम्स की प्रमोशन मिलती है 10 साल बाद। इसके अलावा भी असिस्टेंट की पोस्टें हैं, बहुत सारी पोस्टें आती हैं, आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, इसमें ना देखें आप जो अब जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, एफएससी के इंटर के बाद किसी ने आगे कोई कोर्स बीएस किया हो, एमएस किया हो, एमफिल किया हो? बीएस फिजिक्स आपने की, आपने एमएस फिजिक्स बीएस इन इंग्लिश। वो फिर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप कहेंगे ना कि मैंने एमएस केमिस्ट्री किया, बीएस इंग्लिश किया, पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, तो वो आपसे फिर पूछेगा यूएस का क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें दो राय हैं, एक ये है कि आप ऑनेस्टली उन्हें बताएं कि मैंने ये डिग्री की हुई है, पढ़ा हुआ है, और बस नहीं, ये आप नहीं बताना कि सिर्फ पढ़ा। देखिए, आप इंटरव्यू भी आपने जब एक पीपीएससी का एक टेस्ट क्लियर किया ना, तो आपने हाफ माइल या हाफ अलोंग उसको अचीव कर लिया। हाफ का मतलब जर्नी रहता है ना, वो इंटरव्यू है। और कोई भी गवर्नमेंट की जॉब हासिल करना इतना इजी नहीं है कि हम कहें ना हमारा कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा है, हम हज़ारों कैंडिडेट्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू बेस है, उसकी प्रिपरेशन करना बेस है। आपने उसको लाइट नहीं लेना कि ये भी बस जैसा मैंने पेपर क्लियर किया है इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपने उसकी एक सॉलिड बेस बनानी है, अपनी तैयारी करनी है, अपने पुराने नोट्स, अपनी जो पुरानी बुक्स हैं उनको देखना है कि उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आने चाहिए। जिस तरह आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपने बीएस किया हुआ है, तो आपको सर्किट डायग्राम वगैरह का तो पता होना चाहिए। नहीं, एक आइडिया होना चाहिए रफ सा कि क्या चीजें हैं, मेरे कौन से बीएस के उसमें सॉलिड उसमें कौन कौन से मेरे सब्जेक्ट थे, किधर से किया आपने? मैंने ये साइंस कॉलेज बहुत सही। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट कौन कौन से जो ट्रांसक्रिप्ट पे लिखे हुए हैं, क्योंकि आपकी ट्रांसक्रिप्ट अगर उनके पास हो तो बहुत से पूछ सकते हैं। हर एक चीज का थोड़ा बहुत आइडिया जो बेस है उस चीज की वो आपके पास हो। अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये आपने एमएस किया हुआ है या आपने बीएस किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं चल रहे, किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तो आपने क्या आंसर दिया? इसमें आपने ना उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना होता कि सर, उर्दू नहीं आप उनसे कि आई एम सीकिंग द अपॉर्चुनिटीज बट द प्रेजेंट जॉब इज एज अ माय करियर लेडर, कि मैं एक सीढ़ी है जो मैं अपने करियर के लिए, मेरा करियर पाथ ये है कि मैंने असिस्टेंट के से ऊपर के जाना है या आगे बढ़ना है, उसको एज अ लेडर के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप है मेरा। इसके बाद मेरे हैं गोल्स हैं, मिशंस हैं, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं और आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। एक इस तरह की वाइब को देनी है कि आप प्रोग्रेसिव माइंड से सेट से हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, लेकिन ये एज अ लेडर के तौर पे आप इस कोर्स को इस्तेमाल करें। उनका क्या नाम है, आपका क्या नाम है? असल क्या बात हुई है अभी? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने एफएससी की इंजीनियरिंग की है, तो आप इस स्टेनो की पोस्ट पे क्यों आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे उन्हें? उनको कहूँगा कि ये मेरा आवाज नहीं आ रही। फर्स्ट स्टेप है टू गेट द
अपॉर्चुनिटी हासिल करने का, ये मेरा पहला कदम है कि उसका ये मेरा फर्स्ट स्टेप है अपॉर्चुनिटी हासिल करने का। उसके बाद मैं नेक्स्ट नेक्स्ट फर्दर आगे प्रोग्रेस करूंगा इंशाल्लाह। यानी आपने अपना जो एटीट्यूड है वो बताना है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का अहल हूँ, मैं पास मैंने टेस्ट किया है, मैं इंटरव्यू में आपके सामने आके बैठा हूँ, मैं ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता हूँ। अगर वो कहते हैं कि आप आगे क्यों नहीं गए, तो आप कहेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए मैं फर्दर आगे जाऊँगा। और दूसरा, अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि आप ने ये अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए है ही नहीं, अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आपसे करे कि आपने फर्स्ट डीएस किया हुआ है, तो भाई आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, क्या कहेंगे आप? आप क्या, अगर एक मैं इंटरव्यू का पैनल आपने से मैंने पूछा है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने बताया मैंने डीएस फिजिक्स किया हुआ है, तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाई फॉर दिस स्टेनोग्राफर जॉब? Because it is the shortest way to get the qualification. शॉर्टेस्ट वे, आपने बीएस 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट है आपने, उसके बाद तो इंजीनियरिंग की और बाकी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेक्चरर की हैं, स्कूल की एसएसटी की है, मैं तो फिर आपको इसमें बताऊँ। तो आप क्या उसका आंसर ये अपने माइंड में प्रिपेयर करना है, किस तरह के काउंटर क्वेश्चन को आपने सोचना है कि क्या वो पूछ सकते हैं, किस तरह की वाइब उनकी तरफ से आ रही है, जो क्या पूछेंगे उससे। कोई क्या जवाब देगा जो मिस्टर को आती है, अगर ये कैट जो है वो सारी टीचिंग लेकिन आपने अपना बैकग्राउंड क्या बताया था हमें, क्या टीचिंग करती आ रही है? एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आपने बताया है अपना, और पोस्ट किसके लिए थी आपने? स्टेनो के लिए। और आपने इंट्रोडक्शन में उन्हें बता दिया कि आई एम अ कंप्यूटर देखिए, जब भी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि जब भी आपने इंट्रो तैयार करना है ना या उसको देखना है, तो उसके लिहाज से आपने करके जाना है सारी प्रिपरेशन। ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं आपके प्रोफाइल के अंदर कि आपने वो काम किया हुआ है जो उस प्रोफाइल से मैच नहीं करता, तो आप कोशिश करें कि वो ना बताएं, क्योंकि आप जितना ज्यादा उनको बताएंगे ना कि मैंने सर ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, तो वो आपको उतना ज्यादा काउंटर क्वेश्चन करेंगे। आपने जब इंट्रोडक्शन देना है, वो आपने क्या करना है, लिखा हुआ आपके पास हो कि मैंने ये बताना है कि मेरा नाम ये है, ये मेरा बैकग्राउंड है और मैं इस कोर्स के लिए आपके पास इंटरव्यू देने आया। बस सिंपल 3-4 सेंटेंस बस। फर्दर वो आपसे फर्दर पूछेंगे कि अच्छा आप क्यों आए हैं, फिर वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कभी भी इंटरव्यूअर को अपनी तरफ से रूम नहीं देना आपने, यानी अपनी कोई भी वीकनेस नहीं बतानी। नेवर कि आप कहेंगे बस मेरे ग्रेड बहुत खराब आए थे या मैं बहुत ज्यादा लैकिंग हूँ इस चीज में जिसकी वजह से मैं इधर आ रहा हूँ। कभी भी किसी इंटरव्यूअर को आपने अपनी नेगेटिव चीज नहीं बताना। अब देखिए, आप स्विच, अब आपका क्वेश्चन है कि आपने बताया कि मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं स्टेनोग्राफर की तौर पे आया। आपने उनको बताना है कि सर आई एम स्विचिंग माय फील्ड, मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थी, वो मैंने काम कर लिया, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ आऊँ। तो गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स आपने बताने हैं कि एक परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है, टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है, मैंने और जो टाइम है कि उसमें बच जाता है, मेरा स्पेसिफिक टाइम है कि 9 to 5 उसमें जॉब है, उसके बाद लेट सिटिंग इस तरह की जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब पे मुझे आ रही थी हर्डल कि बहुत ज़्यादा लेट सिटिंग्स थी, उससे मैं बच रही हूँ और ये मेरा पैशन है, मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। इस तरह के आर्गूमेंट आप उनको जब भी आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से आ रही है स्टेनो की तरफ, तो आपने बताना है कि आई एम स्विचिंग माय करियर, मैं अपने करियर को स्विच करना चाह रही हूँ। 2-3-4 रीजन आपने बता देंगे कि मेरा पैशन अब इसमें डेवलप हो रहा है, मैं टाइम की वजह से किसी और वजह से मैं इस तरफ आ रहा हूँ।
जब मैं बता दूँ मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ तो फिर वो मुझे कंप्यूटर के ही सवाल करते हैं और फिर मैं तो अब दे देती हूँ, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आपको इशू क्या आता है? देखें, आप एक स्टेनो की अगर है तो उन्होंने कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आपसे करने हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपको इशू क्या आ रहा है? मैं अभी तक आपका इशू नहीं समझ रहा। नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि जब मैं अभी बताती हूँ मैं एज कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पढ़ा रही हूँ तो फिर वो कंप्यूटर की स्टार्ट कर देते हैं और फिर मतलब ये सिर्फ इस मरतबा हुआ है कि मुझे इस तरह से सवाल किया है कि आपको टीचिंग की तरफ जाना चाहिए। देखिए, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अपनी जर्नी में देखेंगे कि आप एक जैसा नहीं रहता। स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं है कि आप कहेंगे जो मेरा एक्सपीरियंस ये वाला था ना यही आगे चल जाएगा, या यही एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो मेरा अभी इंटरव्यू हुआ है वही क्वेश्चन थोड़े से ट्वीट करके वो दोबारा पूछेंगे। इस तरह नहीं होगा। हर दफा जब भी आप इंटरव्यू पे जा रही हैं आपके सामने नई पर्सनैलिटी है, नए लोग हैं, नए माइंडसेट हैं, बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्ट में जो हम आपका क्वेश्चन ये है कि आप कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है आपका, आपकी डिग्री पॉलिटिकल साइंस की है, आप पढ़ा कंप्यूटर रही है और जाना आप स्टेनोग्राफर की सीट पे जाते हैं। तो ये देखिए ना, एक बात इस तरह का बन गया कि कंफ्यूजिंग है। हर कोई उनका ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसमें दो राय नहीं होंगी, वो आपसे क्वेश्चन करें। अपने आप को आपने कंपोज इस तरह करना है कि आपने उसको एक सेट देना है कि सर मेरा पॉलिटिकल साइंस का है बैकग्राउंड और मैं अभी जो कंप्यूटर इंस्पेक्टर की है, लेकिन वो कंप्यूटर इंस्पेक्टर मैं इसलिए हूँ कि स्टेनो की पोस्ट को मैं फोकस करना चाह रही हूँ, उसमें कंप्यूटर भी यूज होता है और बाकी मेरी जो शॉर्ट हैंड की स्किल्स है वो भी यूज होती है। इस तरह करके आपने कंपैरिजन करना होगा। सर मैं आंसर को बोलना है, जैसे मेरी टीचिंग फील्ड है ना, आप टीचिंग फील्ड से वैसे पूछा है तो मैं वो स्विचिंग में फील्ड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, सॉलिड आर्गुमेंट हो जिसकी रैशनल बनता हो, जिसका कोई एक माइंड समझ दो कि आप वो आपसे पूछेंगे काउंटर क्वेश्चन में कि आप क्यों अपना करियर स्विच करना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी जॉब करे। ये तो हर किसी का वालिद चाहता है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करे। आपने इस तरह की रीजन देना कि आप क्यों इस तरफ आना चाह रहे हैं। वो कहेंगे फिर और भी जॉब्स हैं, स्पेसिफिक इस जॉब पे क्यों आए? तो इसमें मेरे लिए सहूलत बहुत ज़्यादा, टाइम सेविंग है और इसमें जो है अपना टाइम सेविंग कैसे है? नहीं, टाइम सेविंग कुछ भी तो नहीं है, तो जाने नहीं ऑफिस। नहीं देखिए, आपको मैंने आपको भाई बता रहा हूँ कि जो भी आप फेस कर रहे हैं ना, कि ये आप एक जनरल कन्वर्सेशन की तरह बात कर रहे हैं, जिस तरह दो दोस्त या एक आप पैनल में बैठे हैं तो आपने लॉजिकली अपने अल्फाज को, माइंड को काबू में रखते हुए बात करनी है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर लफ्ज जो अदा हो रहे हैं ना मेरे, वो प्रॉपर उनका मीनिंग है, वो किसी भी बगैर किसी सोच समझ के बगैर नहीं बोल रहा। उसके पीछे एक माइंड सेट है जो थिंकिंग मैंने की हुई है, उसके बाद मेरे अल्फाज अदा हो। जब भी आपने ये कहना है कि मैं स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया है और मैंने एमएस किया हुआ है डेवलपमेंट स्टडीज में, टेक्नोलॉजी में, पॉलिसी में, मैं पॉलिसी मेकिंग करता हूँ, तो मैं स्टेनो की फील्ड पे क्यों आ रहा हूँ? मैं उन्हें कहूँगा कि सर ये परमानेंट जॉब है, तो इसमें टाइमिंग जो है 9 to 5 है। मेरी प्रेजेंट जो जॉब है रिसर्च एसोसिएट की, उसमें लेट शेडिंग बहुत ज़्यादा है, सैटरडे ऑफ नहीं होता हमें, और फाइनेंशियली वो इतना पे नहीं करते। इसमें एक ये कि सेट एक वैल्यू है जो मुझे फाइनेंशियली भी स्टेबल करेगी, मेरी टाइमिंग भी सेव होगी, और मैं इस जॉब को हासिल करते हुए फर्दर आगे प्रोग्रेशन करना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ। मेरी एज से टेक्निकल पॉइंट आपने बताना है कि आप जब आप एक गवर्नमेंट जॉब से सिलेक्ट होते हैं तो क्या होता है, आपकी एज उस जॉब डेट ऑफ बर्थ जो है ना, उसी ये समझिए आप 2025 में है ना, आज 2024 में, आज 17 है, 18, 11 और 2024 को ये लॉक हो गई है डेट। अगर आज आपकी आज सिलेक्शन हुई है ना, तो आपकी जो उम्र है वो ये लॉक हो गई। अब जॉब नहीं आती है, 35 ईयर्स रिक्वायर्ड है उन्हें, या उनका 21 ईयर्स, वो कहते हैं कि 21 ईयर का हो, लेकिन आप पहले गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप एनओसी लेके उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीपीएससी हो या एसपीएससी हो। दूसरा पॉइंट आप देखें, आप उन्हें कहें कि सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता हूँ।
बीपीएससी और एफपीएससी सीएसएस के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो ये एक तो मेरी एज सिक्योर होगी, टाइम का मेरा जो है वो 9 to 5 एक कोई स्लॉट होगी, तो उसके बाद मैं अपनी कोई भी अकेडमी ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकता हूँ। सॉलिड एक आपको आर्गुमेंट दे। और आपके कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर जैसे आप कह रहे हैं उसके बाद में अपनी काम तो अगर वही आपसे सवाल करते हैं कि जो आपने अगर तैयारी करनी है सीएसएस की तो उसको इस तरह से आप हमारे ऑफिस को टाइम दें। देखें, 2-3 मसले हैं, उन्हें कहते हैं सर ठीक है मैं जो एक जॉब हासिल कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन सुन लिया सर ने, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आप अगर आपने सीएसएस बीएमएस करना है तो आप तैयारी करें, मैसेज आ गए, किसी अकेडमी को ज्वाइन करें, किसी इंस्टीट्यूट को साल एक अच्छी तरह तैयारी करें, आप इधर क्या लेने आ गए? जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? अभी स्टेनो की क्या सर अगर कोई ज्वाइन करता है तो क्या उसकी पे 80 प्लस आप मार्केट में जाए, पता चलता है आपको किस ब्रैकेट में मिलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी कोई 25-30 हज़ार ले रहा होता है और रात तक उसको बिठाते हैं अच्छी तरह, 80 प्लस सैलरी आपको मिल रही है। आप उन्हें ये बताएं कि सर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो इस जॉब से मुझे हासिल हो रहा है, मैंने अपना घर भी चलाना है। आप ये अपने सारे रीजन बताने हैं कि मैंने घर भी चलाना है, वालदैन को सपोर्ट करना है, जिस तरह की इन्फ्लेशन है, रेट बहुत ज्यादा है हमारे बिजली का और बाकी चीजें, इन्फ्लेशन की ड्यू टू इन्फ्लेशन आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली आल्सो। मैं अपनी स्टडीज को फर्दर के जो इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करेंगी, किड्स करती हैं या कोई और अकेडमी, तो वो पैसे आपसे मांगेंगे 30-40 हज़ार, वो आप कहाँ से फिक्स करेंगे? इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। आई वांट टू गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू दिस जॉब। यानी इसका टेक्निकली आप एक सॉलिड उसको आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर रहा हूँ, मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, 9 to 5 मैं इधर से सर्व कर रहा हूँ, बाकी सैटरडे संडे ऑफ है और बाकी जो टाइमिंग है मैं उसमें अपना सीएसएस या बीएमएस की तैयारी करनी है। सर ये अगर जिन्होंने एमएससी या बीएस किया हुआ है, फिर वो अपनी फील्ड में एज अ टीचर या लेक्चरर की तैयारी या उस हवाले से क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, वो स्टेनो की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये सवाल मेरा और आपसे होगा, आप मुझसे कर रहे हैं। नहीं मतलब जैसे बीएस फिजिक्स या एमएससी फिजिक्स वाला बैठा हो तो उन्होंने कहना कि ये मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब ही हासिल करनी है या स्टेबिलिटी हासिल करनी है तो फिर आप टीचिंग के रिलेटेड क्यों नहीं कर रहे, आप स्टेनो की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, आप क्राइटेरिया पे मीट करते हैं, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। देखिए ये इसका ना आंसर मैं एज अ स्टेनो दे दूँ, मैं आप वो नहीं दे रहा कि काउंटर क्वेश्चन नहीं है। मैं स्टेनो, मैंने एमएस केमिस्ट्री किया हुआ है, आप इंटरव्यूअर हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप टीचिंग की फील्ड में क्यों नहीं गए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप 17 ग्रेड में लेक्चरर आ सकते हैं हायर एजुकेशन कमीशन में, आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसएसटी आ सकते हैं 16 ग्रेड में, तो आप स्टेनो में क्यों आ रहे हैं? आप सर कहेंगे उन्हें कि मैं एक्सपोजर हासिल करना चाहता हूँ सर कि जो स्टेनो की फील्ड में मिलता है। स्टेनो का सर को आपने बैकग्राउंड फ्लो बताया होगा कि वो अटैच किसके साथ होते हैं? ऑफिसर्स के साथ अटैच होते हैं। कौन से ऑफिसर होते हैं? 17 के, 18 के या 19 के पीएस भी आप बनते हैं जाके। तो सर मैं इस तरह का एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ प्रोग्रेसिव माइंड के साथ कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ कि वर्किंग गवर्नमेंट की किस तरह होती है, हम फाइल में नोटिंग पुटअप किस तरह करते हैं, हम नोट्स किस तरह बनाते हैं, हम समरी किस तरह बनाते हैं, हम पॉइंट्स किस तरह हासिल करते हैं, हमारी इंग्लिश की कम्युनिकेशन की सारी आपको उनको चीज़ें बतानी है। ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं जो टीचिंग फील्ड में नहीं हासिल कर सकता। देखें जब भी कोई गोल होता है ना, गोल लाइफ का गोल, आपका गोल क्या है? स्टेनो की जॉब हासिल करना गोल सबसे तभी हम इधर आए। स्टेनो की हम जॉब हासिल करना ये हमारा गोल है। अब जब गोल को हमने अचीव करना है ना तो हमारी तमाम चीजें उसके साथ अलाइन होंगी। माइंड की थिंकिंग भी यही सोची होगी मैंने यही करना है। हमारा टाइम जो है वो भी इसी गोल को अचीव कर रहा होगा। हमारे जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इसी पे ही लग रहे हैं। आप अभी फी पे कर रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं, कम्युनिटी की आप एक पैसे खर्च कर रहे हैं,
तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपनी तमाम चीज़ों को ट्वीक कर रहे हैं, यानी ये बेंड कर रहे हैं अपनी थिंकिंग को। मैं बहुत ज़्यादा आगे चला गया लेकिन मैं इधर वापस आ रहा हूँ, कि क्यों आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ। बताएं और कोई क्वेश्चन सर? ये अच्छे क्वेश्चन है आपके, ये बिल्कुल जेन्युइन रीजन है जो वो पूछते हैं और किस तरह का माइंडसेट, ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। असल में क्या पूछना चाह रहे हैं? ये अगर गैप आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुई है, तो कहते हैं आप इतने गैप में क्या करते हैं, उसमें उसका क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है? कैसे होता है? गैप में आपकी एजुकेशन के अंदर गैप आ गया, किसी ना किसी वजह से आया, कोई ना कोई इसकी रीजन होगी लाजम, तो उन रीजन को हम इधर लिख लेते हैं। कोई है इधर जिन्होंने एमएस या बीएस किया हो 2016, 17, 18, अभी तक उन्होंने कोई और फर्दर एजुकेशन नहीं हासिल की? कोई है? आपने कब किया? मास्टर हुआ है पॉलिटिकल साइंस में 2017 में, अभी तक उसके बाद 2024 कितने साल बन गए? 7 इयर्स तक आपने अभी तक कोई जॉब भी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने ना 3-4 तरीकों से इसको फिल करना है, इस गैप को। आपकी सर आपने बता देना है कि इसमें मिसिंग हुआ। एक तो आपने बताना है कि देखिए हम ट्वीक कर रहे हैं, ट्वीक का मतलब जानते हैं आप, कोई बेंड करना, चीजों को उसके मुताबिक ढालना, यानी मेरा वो बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी, मैं जाना इधर चाहता था लेकिन अब मुझे उधर जाना पड़ रहा है, तो मैंने अपने आप को बाकी लोगों को बताना है कि मैं उधर क्यों जा रहा हूँ, उस रास्ते की तरफ क्यों जा रहा हूँ। गैप एजुकेशन की जिस 100 रीजन है जिस वजह से भी आ सकते हैं, आपने उनको माइंड सेट को बताना है। फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले वही आपने बताना है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन है। सिंपल उन्हें बताना है कि फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं थे, जो थे या नहीं थे वो दूसरी बात है, लेकिन आपने बताना है कि ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन मैं आगे अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकता। दूसरा क्या हम बता सकते हैं? नहीं, वो तो एक टेम्परेरी फील्ड है, वो 6 साल 7 साल 2 साल गैप बहुत ज्यादा है। पेंडेमिक कब तक रहा? 2 इयर्स तक रहा, उसके बाद आपने क्यों नहीं अपनी एजुकेशन? देखिए जो भी आप आर्गूमेंट दे रहे हैं ना, मैं इसलिए थोड़ा उसको फर्दर करूं ताकि उसकी आपके पास रैशनल थिंकिंग हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ क्यों उसके पीछे माइंड सेट है, कोई थिंकिंग है। हम कहते हैं लॉजिक है। कोरोना 2 साल रहा, उसके बाद आपने क्यों नहीं की? आप क्या आंसर देंगे? अच्छा, उसमें आप कह सकते हैं कि फैमिली का प्रेशर है, खसूसन जो हमारी फीमेल स्टूडेंट वो कहती हैं फैमिली इश्यूज या प्रेशर, जो आप इसको ये लीस्ट रिकमेंडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही आप कहें कि सिंपल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता एजुकेशन में। तो कह सकते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उस दरमियान अगर आपने कोई जॉब की है, कोई इंटर्नशिप की है, वो आप बता दें। अगर आप देखना तो उसमें थिंकिंग आप में आ रही कि मैं इनको बताऊं कि सर इस दौरान ड्यू टू स्टेबलाइज माई सेल्फ मैंने अपने आप को फाइनेंशियली बैकअप करने के लिए नंबर ऑफ 1 to 3 जॉब्स की हैं, किसी भी हाउस में, किसी यूनिवर्सिटी में या कोई भी, आप उसको बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैंने टीचिंग की है टू स्टेबलाइज माई सेल्फ। और चौथी रीजन कौन सी हो सकती है? नहीं, वो तो आप कहेंगे फिर आप जॉब को कैसे, तो आप बता देंगे उसको। बीमारी आ सकती है। हाँ, इस तरह की कोई डिजीज आपको हो सकती है जो बहुत ज्यादा किसको देखिए, अगर पूछेंगे दुकान में उसमें आपको प्रॉपर देना पड़ेगा ना कि इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है कि आप जो 3 महीने बेड रेस्ट पे चले गए, फिर स्टेबल होने में आपको 1-2 साल लग गए।
इस तरह के आप बता सकते हैं कि मैं स्टेबल नहीं हो सकी, मेरा ये एक्सीडेंट 2018 में हुआ जिसकी वजह से मुझे फ्रैक्चर हो गई मेरी टांग, मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा, उसके बाद स्किप हो गए मेरे जो सेमेस्टर थे या करंट मेरी स्टडीज चल रही थी, उसको बैकअप करने के लिए फिर मुझे 1 ईयर लगा स्टेबलाइज होते होते, फिर एक रिदम नहीं बन सका, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपने हमेशा ये चीज शो करनी है कि मैं चाहता हूँ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है मेरा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू गेन समथिंग। क्या ये देखना ये फिर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं गेन समथिंग, कुछ भी आपने जब भी बात करनी है हमेशा ये आपके सिर्फ किसी टेक्निकल या प्रैक्टिकल वर्क में नहीं, फर्दर भी आपके काम आएगी इंशाल्लाह। जो भी बात करनी है पहले उसकी रीजन सोचनी है कि रीजन प्री प्लान सोची हो। देखिए मैं आपने मुझसे बातें की हैं कि मैं सोच के तो नहीं आया, ये जो आपने क्वेश्चन किए हैं तो ये अभी मैंने अपने माइंड को उसी तरह ढाला, सोचा कि हमने किस तरह उसका जवाब देना है ताकि कोई मुझे आर्गुमेंट ना कर सके। फर्दर आप बताएं क्या आपने आज सीखा इस सेशन? क्या नाम है आपका? अली रजा, खड़े हो जाइए। क्या सीखा है आज आपने इस सेशन से? जो भी आपके माइंड जो आपने सीखा है एक बात बता दें, 2 बातें बता दें। मेहनत करने से इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैंने बात ही की है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन और क्या सीखा? देखिए मैंने जो बातें आपको की है ना, गोल वाली ये बातें लिखा हुआ है, जब तक आपकी जिंदगी में चाहे आप इधर आ रहे हैं या जिधर भी आप अल्लाह ताला आपको नसीब तरक्कियां दें, जिसकी फील्ड में जाए आप, गोल आपके पास नहीं होगा ना, आप कोई मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। आप वक्त जाया कर रहे हैं, फिर इधर भी आ रहे हैं, बस कहीं और पहुंचे हुए हैं, आते हैं बस टॉक वगैरह लिखते हैं चले जाते हैं घर, कभी आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में माइंड में एक गोल है ना, मैंने इधर जाना है, तो फिर वो सारी कुव्वतें भी जमा होती हैं, लोग भी आपके साथ मिलते हैं, हेल्प भी आपको वैली इमदाद भी मिलती है और आप पहुंच जाते हैं। आपका माइंड ही नहीं है ना, आप ऐसे ही हवा चली हुई है यार, उस टाइम देखो ये भी बन गए तो मैं बस करना है, तो आप कभी नहीं पहुंच पाए। इंटरनल आपके अंदर से आवाज आए कि मैंने ये काम करना है, ये मेहनत, ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई हैं ये मेहनत से होंगी। आपने अपने सब्जेक्ट प्रिपेयर ऐसे नहीं करने, घर में जाके 100 मसले आपको आएंगे, ये इस डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, गोल अचीव करने में ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। यानी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है आज के ज़माने में? ये सोशल मीडिया वगैरह, सबसे बड़ी भी डिस्ट्रैक्शन है आपके पास, ये अब कुछ भी नहीं देता सिवाय टाइम वेस्ट करके और आपके माइंड वेस्ट होने से। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपने अगर माइंड में गोल है ना कि मैंने कुछ बनना है, कुछ भी करना है, अगर वो आपका माइंड में गोल है तो आप अचीव करेंगे। अगर इसी तरह इधर उधर है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। वैसे सोशल मीडिया का फ़ायदा ये भी है कि जो बंदा इससे ज़रा टाइम सेव कर लेता है फिर वो कुछ बन जाता है। किससे? जो सोशल मीडिया पे टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, ये एक तरह का फ़ायदा भी है और नुकसान भी ये है कि अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उनमें से हैं कि जो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनके मुकाबले में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप मतलब कि जो फोकस हो गया फिर वो हो जाएगा। फोकस देखिए, आप हम मेहनत कर रहे हैं, हमें हर इंडिविजुअल को पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अगर अपने आप को कंपेयर करें ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया कितनी मेहनत कर रही है, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला किसी भी इंसान का जो वो काम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जाया नहीं करते किसी भी इंसान का, उसमें तफरीक नहीं है। हम तफरीक करते हैं कि हम मुसलमान हैं, बस आगे हम ही जाएंगे, लेकिन आप देखें दुनिया ने जो तरक्की की है वो किस वजह से की? मेहनत बहुत ज्यादा की। जब हमने एज अ मुस्लिम हमने मेहनत की थी तो हम दुनिया को लीड कर रहे थे। अब बाकी अक़वाम ने मेहनत की है तो वो अब लीड करें, हम पीछे। कमी सिर्फ एक चीज की है, वो है मेहनत।
ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, देखें ये और अपने आप को फोकस करें अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में, अपनी इर्द गिर्द में। जब आप फोकस्ड होके चलेंगे एक रास्ते पे तो इंशाल्लाह मंजिल आपको मिलेगी। देखें मैं टीचर अभी भी हैं, उन्होंने एक बात मुझे समझाई थी जब मैं कंप्यूटर साइंस में BS कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मेहनत हर कोई कर रहा है। एक आदमी है वो जो उनकी मिसाल है कि वो हर रोज बांस पे चढ़ता है ऊपर, फिर वहां से नीचे स्लिप होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, शाम कहता है मैंने कुछ भी चीज डायरेक्शन। ये अब देखिए हमारा अभी सब्जेक्ट से रिलेटेड था, उस तरफ टॉपिक नहीं है हमारा कि हम लाइफ गोल ओरिएंटेड क्या हमारी माइंडसेट है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी को मिसाल देता हूँ कि आप इधर क्यों आए? स्टेनोग्राफर बनने के लिए आइए ना। आप घर में बैठ जाते, वहां पे किताबें पढ़ती, लेकिन आपने एक इदारा चूज किया, चल के आप उधर आई, अपना टाइम दे रही हैं, एक डायरेक्शन आपको मिली हुई है। ये जो चीजें हैं इधर जो आपको मिलती हैं, ये उधर घर बैठ के आपको मिल जाएंगी। जिंदगी में जब आपका गोल आपने सेट कर लिया ना, ये बड़ा अर्ली हो जाना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको इस तरह की गाइडेंस दें कि हमने क्या करना है। हम बस जो जमाना करता है ना, बस हम वही, पंजाबी कहते हैं राल मिल के वही बन जाते हैं। ये बस जिधर जा रहे हैं, जिधर की हवा चली है, हम बस उसी हवा में चलते हैं। हमारी अपनी कोई माइंड सेट नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं। आप एक माइंड सेट आपने गोल रखा और फिर उस डायरेक्शन में आप चल पड़े कि मैंने ये काम करना है, तो काम इंशाल्लाह होगा। उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल उसमें करते हैं उस गोल को अचीव करने में। आप कितना टाइम अपना उस फील्ड से रिलेटेड उस पर कर रही हैं, आप कितना भी टाइम देती हैं इसको, स्टेनोग्राफर की जो तैयारी करें, कितने घंटे देती हैं, कितने 24 घंटों में से कितने घंटे, कितने? देखिए आप 3 घंटे 3 आवर्स किस पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर कोई भी और शख्स है वो 10 घंटे लगा रहा है, प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकेंगे। इसमें आपने देखना है कि यार मैंने क्या बनना है, क्या करना है। बाकी डायरेक्शन लाजमी है, आपकी फील्ड में लाइफ में डायरेक्शन होना लाजमी है, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। वो अगर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन मैंने सबसे पूछना है, आप बिल्कुल चुप करके बैठो। क्या क्वेश्चन है? आप सोच लें, एक क्वेश्चन सोच लें। क्वेश्चन जरूरी है ताकि पता चले ना आपने कोई गेम भी किया है, सिर्फ एक्टिव लिसनिंग किया आपने। सर क्वेश्चन ये कि सर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए कि बंदा ये इस सोसाइटी में कि कॉन्फिडेंस से बात कर सके, यही क्वेश्चन है। क्योंकि सर मैं GCU में पढ़ता हूँ, मैं BS कर रहा हूँ। किसमें? GCU यूनिवर्सिटी। नहीं, किस फील्ड में करेंगे? मैं कर रहा हूँ BS मीडिया कम्युनिकेशन साइंस। सर मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें इतना कोई एक्साइटमेंट वाला इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन उन्होंने एडमिशन दे दिया था। तो जहाँ तक मुझे नजर आता है कि इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ था यार। ये जो आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये टॉपिक हमारा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, लाइफ ओरिएंटेड बनता जा रहा है थोड़ा। तो ये कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस देखिए, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। क्या ये आपका पैशन था MS कम्युनिकेशन और मीडिया साइंस में जाना, या हवा चली और आपने कहा नहीं एडमिशन मिलता इधर चले? वो देखे ना, आपका जब आप कहीं मैं नहीं जाना, मैंने जो आपके माइंड में है, जो काम आप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जो आपके माइंड में है वो काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें ध्यान रखें। असल में मुझे ना एक और जगह जाना है, इस वजह से ना तो मैं आपके बाकी ये क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले ही सेशन में दे दिया था कि 2 चीज़ें हैं। चूँकि हम इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो पर्सनैलिटी है बेसिकली वो कॉन्फिडेंस को हैंडल करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, 2 ही चीज़ें, सिंपल 2 चीज़ें हैं, आपकी पर्सनैलिटी और नॉलेज, ठीक है। आपको अगर उस चीज़ पे जहाँ पे आप जा रहे हैं या जो आपने जॉब देनी है, अगर आप ग्रिप्ड हैं तो कोई मसला नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। वो पंजाबी में कहते हैं जिस जिंदे कारदाने होंगे कमले भी से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप
वो जो बेसिकली होता है ये है कि वो जो माइंड सेट या लॉजिक है इसके पीछे वो ये है कि आप इसलिए कॉन्फिडेंस है कि कोई मसला नहीं है, मौका नहीं मारूंगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट होते हैं। दो चीजें आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, और दूसरा नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप जब आपने बताया कि आप इंटरव्यू के लिए गए, आपका अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ, अहमद साहब ने आपसे पूछा कि आपका ये पैशन था, आपने कहा नहीं पैशन, तो ज़ाहिर इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं होना था, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, जो आपके सब्जेक्ट है ना, जैसे 9, 10 और इसके ऑनलाइन भी रिसोर्स काफ़ी अवेलेबल है। अगर आपके पास शॉर्ट है टाइम, आप कहते हैं कि यार मैं किस तरह अपने बाकी बुक्स 9, 10 की देखूं, तो वो ऑनलाइन काफ़ी पाक एमसीक्यूज एक वेबसाइट है, इसमें अवेलेबल है काफ़ी बुक्स। बाकी इल्म की दुनिया, ये वेबसाइट है, वेब कौन सा टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट है, इधर जाके आप इसमें इधर तो बुक्स भी पड़ी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं 9, 10 की। इसको आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन किसी का जल्दी इस चीज से रिलेटेड ये जो हो ना, हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम टच करते हैं, बाकी तो बात की बात नहीं। और फिर हम खुद बताएं, पूछें जैसे आप ये क्वेश्चन कोई सिंपल सा अक्सर आप बताएं क्या आपको क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ ये मुझे समझ नहीं आई, या ये भी बात होनी चाहिए। मैं कॉन्फिडेंस का इतना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अब लूज दो चीजों से फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो आपका नॉलेज जो जिसके लिए आपको बुलाया गया है, उसमें नॉलेज आपका सैर शकम होना चाहिए, ठीक है। आपके पास हर आपको ये हो कि कोई मसला नहीं, जो मर्जी पूछे मुझसे, मुझे आ जाना है, लेकिन ये कहना फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने कहा लेकिन ये कहना नहीं है उधर कि मुझे कोई मसला नहीं है, मतलब ये माइंडसेट है ना, आप बेसिकली चीजें आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली हो रही होती है, ठीक है। मैं कई दफा बता चुका हूँ कि इंसान का माइंडसेट जिस तरह का होता है ना, वो आपने सुना होगा, वो गुजर रही होती है और बिल्ली गुजर जाती है हमारे आगे से, तो हम कहते हैं मूसा डरा मौत तो मौत सामने खड़ी, ठीक है। तो ये माइंडसेट है ना, वो कहता है वो पहले डर रहा होता है बेसिकली। कई दफा ये आपकी जिंदगियों में भी हुआ होगा, मेरी खुद में अगर बताऊं तो ये हुआ कई दफा, तो बंदा डर रहा होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये आपके माइंड के अकॉर्डिंगली, और इस पे कई सारी रिसर्चें भी हो चुकी हैं, ठीक है। वो एक आपने बड़ा सुना होगा, मैंने भी आपको कई दफा बताया कि वो एक बंदे को उठाया गया और उसको एक सांप दिखाया गया और बताया गया कि सांप सिर्फ डसता है और बंदा फौरी मर जाता है, ठीक है। उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई और उसको एक सुई चुभोई गई, ठीक है, नीडल ऐसे किया गया और वो मर गया। और जब उन्होंने उस पर रिसर्च करी तो वो सुई चुभने से पहले ही मर चुका था, क्योंकि उसके अंदर से एक ऐसी जहर बन चुकी हुई थी माइंडसेट के अकॉर्डिंगली कि वो चूंकि उसने ये सोच लिया था कि मैंने मर जाना है, ठीक है। सो वहां पे जो माइंडसेट बैठा होगा ना, वो जवाब देता। और अगर ये माइंडसेट बैठा हुआ कि मुझे कोई मसला नहीं है, जो मर्जी पूछे मुझसे, ठीक है, तो वो आप फिर आपको कोई मसला नहीं, वो जो मर्जी पूछे। सर एक और क्वेश्चन, लेकिन जैसे आप देखा है बी प्रिपेयर्ड, सर आप कहने से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड अप होता है। सर इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक बच्चे ने तैयारी की हुई है सर, वो लेकिन गया उधर, लेकिन उसका वो इतना वो डर गया कि उसका वो जो उसने प्रिपेयर किया था ना तैयारी की, वो भी सर वो मतलब कि भूल गया। और लेकिन वो डरा क्यों? क्या डरा क्यों? डरना तो फिर बनता नहीं है। फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ कौन है? आपने सब उसका नाम सुना हो, जिसने 100 मीटर्स 9.3 सेकंड्स में अचीव किया। बोल्ट सही, किसने कहा है बोल्ट ने दुनिया में, पूरी दुनिया में अभी वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इंसान है, जिसने 100 मीटर्स का फासला 9.3 आई थिंक सेकंड्स में किया। उसने कब ये अपना रिकॉर्ड बनाया है? हम फर्ज करते हैं 30 साल की उम्र में उसने ये रिकॉर्ड बनाया। 30 साल की उम्र में दुनिया का रिकॉर्ड बनाया। 30 साल से पहले वो क्या कर रहा था? प्रैक्टिस कर रहा था, जो मेरे भाई हम नहीं कर रहे। हम ना एज अ कॉम, एज अ नेशन, हमें एक चीज की कमी है, वो पंजाबी में उसको कहते हैं आलस का। आपने लफ्ज सुना? आलसी किसको कहते हैं? आलसी सुस्ती को।
सुस्ती को हमारे अंदर सुस्ती है, हम सुकून से बैठे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, टेंशन ही कोई नहीं है, हर चीज चल रही है, ये मैं पैसे दे रहे हैं। कंफर्ट जोन अपने अपने नहीं तोड़ो। जो बंदा अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन को तोड़ेगा वो अपनी चीजें अचीव कर लेगा। आप एक्सरसाइज नहीं आपने की हुई, आपको शेकिंग है ना यार, मुझे पता ही नहीं, पढ़ लिया मैंने, इल्म हासिल कर लिया, इल्म की कमी का नाम धर्म है, वो मैंने इल्म की कमी दूर कर ली, लेकिन इल्म है क्या चीज, एक्सप्रेस कैसे करना आपने उसको प्रैक्टिस भी की है। इंटरव्यू ये जो मॉक सेशन हो रहा है किस लिए हो रहा है, इसी डर को, इसी चीज को एक्सरसाइज करने के लिए। अभी इंटरव्यू होंगे इसी चीज के लिए होंगे ना। आपको फर्स्ट टाइम एक जगह बिठा दिया जाए और 10 दफा आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद 11वीं दफा जाके बैठे तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ और होगा। आपको पता होगा यार ये वैसे भी चीजें हो रही हैं, ये कुर्सी इसी तरह पड़ी हुई है, एनवायरनमेंट इसी तरह बना हुआ है, वो बंदा बैठा हुआ है, आप आराम से कंफर्टेबल हो गए। मुझे ऐसे ही बताया गया, उसने इसी तरह मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया, मुझसे पूछा ये क्वेश्चन हुए, मैंने इस तरह उसको आंसर किया, तो आप आएगा। आप एकदम एक नए एनवायरनमेंट में आते हैं, आप शॉक हो जाते हैं यार ये क्या चीज। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता अचीव करेंगे अपनी जिंदगी में, तो हो जाएगा अच्छा। और इसमें अहमद एक वो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको जो माँ सबसे पहले वो खिलाना नहीं सिखाती, रोटी का टुकड़ा या क्या करती है, उसको पकड़ाना सिखाती है, ठीक है ना। वो बेसिकली वो पकड़ता है तो फेंक देता है, पकड़ता है फेंक देता है। पहले तो उसको पकड़ाना सिखाती है कि कोई भी चीज़ वो पकड़े, ठीक है। और बच्चे की आदत होती है, वो जो न्यू बॉर्न बेबी है किसी मर्जी जगह का है तो वो मुंह को लेके जाता है, लेकिन वो पकड़ेगा। वो जो पहली चीज़ है ना, मसलन जिस तरह बताया कि आपने इल्म तो हासिल कर लिया, इतना सारा इल्म हासिल कर लिया, एक्सप्रेस कैसे करना है, ठीक है। सुकरात के पास एक बंदा आया या खड़ा था या बैठा था, तो उसने कहा भाई साहब बोले, ताकि आपको पता चले, हमें पता चले कि आप क्या हैं। अदरवाइज हमें नहीं पता चलता है, इंसान उसके बोलने से पता चलता है कि वो क्या है। सर अब कंक्लूजन की तरफ जाएं। हाँ। एक हम इनसे राउंड करेंगे। हाँ। सबसे आपने बताना है कि क्या चीज सीखी आप इधर बुला लें इस सेशन में, ताकि थोड़ा सा